चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? सो हाउ आर यू ऑल? यू आर ऑल गुड? शुरू कर सकते हैं? चल, हाँ जी। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो कुछ भी देखा है फटाफट रिवाइज करते हैं और फिर आज के लेक्चर के साथ शुरुआत करते हैं। बताएंगे मुझको पहली चीज जो हमने इस बैच के अंदर क्या पढ़ी? हमने क्या पढ़ी सिलेबस के अंदर कि भैया ये अल्ट्रा वायरस कहाँ गया भाई? पहली चीज जो हमने पढ़ी वो क्या थी? बोलो दैट व्हाट डू मीन बाय कंपनी। बताएंगे कंपनी का मतलब क्या होता है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 आपसे क्या कहता है? कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर क्या बोलो? एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सही बात है। वेट अ सेकंड। सो कंपनी माने क्या? कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बताएंगे ये कंपनीज एक्ट कहां कहां पे अप्लाई करता है? ये अप्लाई करता है कंपनीज के ऊपर, साथ साथ इंश्योरेंस कंपनी, साथ साथ बैंकिंग कंपनी, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। और क्या ये स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज पे अप्लाई करता है? यस। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट पे अप्लाई करता है? यस। व्हाट डू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स व्हाट? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या इंडिया में बनी हुई कंपनी क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? इंडिया के बाहर बनी हुई बॉडी कॉर्पोरेट है? एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है? इंडिया के बाहर बनी एलएलपी क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? द आंसर इज यस। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने कंपनी के कुछ फीचर्स देखे और फिर डेफिनेशंस को कैसे ढूंढते हैं उसको देखा। चलो उसको तो बाद में रखते हैं, बात करते हैं कि कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? क्या कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन है? क्या कंपनी के पास कॉमन सील होता है? क्या कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है? क्या कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है? क्या कंपनी की मैनेजमेंट सेपरेट होती है? क्या कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है? यस। क्या कंपनी के नाम पे केस फाइल करा जा सकता है? क्या कंपनी अपने नाम पे केस फाइल कर सकती है? वेरी गुड। और क्या कंपनी के ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ लिमिटेशन डाले जा सकते हैं? क्या कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं? यस। ये कुछ बेसिक फीचर्स हमने कंपनी के जान लिए थे। और फिर हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी का एक केस स्टडी। केस स्टडी का नाम था, बोलो क्या? कोई बताएगा? यस। सालोमन वर्सेस, जोर से बोलो क्या? सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी, इजंट इट? बताएंगे ये केस स्टडी का नेचर क्या है? ये केस स्टडी हमको क्या बताता है? दैट कंपनी अलग होती है और कंपनी को चलाने वाले लोग अलग होते हैं। केस में क्या हुआ था? सालोमन वाज अ सोल प्रोप्राइटर कैरिंग ऑन द बूट मैन्युफैक्चरिंग, इजंट इट? फिर क्या हुआ? उसने कंपनी खोलने की सोची। अब उसने कंपनी खोल दी, उसके अंदर कौन कौन मेंबर बना? वो खुद बना, उसकी बीवी बनी, उसकी बेटी बनी, उसके 4 बच्चे जो भी थे वो सारे उसके अंदर मेंबर बन गए और उन्होंने अपने अपने में क्या कर लिया? एक एक शेयर उठा लिया। फिर जो बूट मैन्युफैक्चर का प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था, उस बिजनेस को कंपनी ने कुछ परचेज कंसिडरेशन देना है। कितना दिया? लगभग कुछ 38,872 रुपीज मान लो। और उसको उन्होंने कैसे सेटल करा? ऊपर का कैश लिया है ना, फिर 20,000 रुपए के शेयर्स लिए और 10,000 रुपए के सिक्योर्ड डिबेंचर। और ये सिक्योर्ड डिबेंचर किसको इशू है? ये इशू है सालोमन के नाम पे। अच्छा, सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है? कि डिबेंचर होल्डर के रीपेमेंट के लिए कंपनी के असेट की सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब कुछ दिनों के बाद कंपनी आगे बढ़ी और कंपनी लिक्विडेशन में चलेगी। कंपनी से कुछ 6,000 रुपए रिकवर हो गए। अब ये पैसा देना किसको है? बीच में जो कंपनी के नाम पे कुछ क्रेडिटर्स बने थे, उनका क्या कहना था कि भैया आपने पहले हमको पैसे देने हैं जो भी असेट से रियलाइज हुए हैं। क्यों? बिकॉज हम एक्चुअली कंपनी के आउटसाइड क्रेडिटर्स हैं। हाँ, डिबेंचर होल्डर भी कंपनी के क्रेडिटर होता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर खुद सालोमन है और इस वजह से वो रियली में आउटसाइडर क्रेडिटर नहीं माना जा सकता। इसलिए उसको पेमेंट मत करो, आप हमको पेमेंट करो, बिकॉज हम कंपनी के जेन्युइन क्रेडिटर्स हैं। तो क्या क्रेडिटर्स का ये कहना कि हम जेन्युइन क्रेडिटर्स हैं, सालोमन जेन्युइन क्रेडिटर नहीं है, क्या सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है भाई। बिकॉज भले ही सालोमन डिबेंचर होल्डर है, वो एज अ डिबेंचर होल्डर कंपनी के लिए एक थर्ड पार्टी ही माना जाएगा। इसलिए कंपनी अलग होती है, कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। कंपनी अलग होती है, कंपनी को चलाने वाले अलग होते हैं। कंपनी अलग होती है, कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स अलग होते हैं। तो कंपनी और सालोमन का कोई रिश्ता नहीं है। कंपनी अगर डिफरेंट एंटिटी माने तो सालोमन उसके लिए थर्ड पार्टी है, और सालोमन थर्ड पार्टी है तो दूसरे क्रेडिटर्स और सालोमन इनके बीच में कंपनी बाइफर्केशन नहीं करेगी और पूरा पूरा पैसा किसको दिया जाएगा? सालोमन को दिया जाएगा। बात समझे? क्लियर है? तो इसको बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। और केस स्टडी बना क्या? सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। आई गेस यहां तक लॉजिक क्लियर है? यहां तक लॉजिक क्लियर है? पक्का?
चलिए अब इस केस स्टडी को लिखने का भी काम करेंगे हम लोग, मैंने आपको कल बताया था। आप सब किताबें लेके आए हो? यस, अभी नहीं, बाद में लिखेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आगे निकलते हैं और फिर लिखने का काम करते हैं, चलेगा? यस। अच्छा बच्चों, मुझको एक बात बताना। अच्छा उसमें एक दो तीन केस स्टडी और भी हुए थे, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड वगैरह, इसको डिस्कस करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो बात करते हैं और एक केस स्टडी, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। बताएंगे इस केस को आपने फाउंडेशन पे पढ़ा है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। चलो पढ़ते हैं। तो ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड, इस केस में क्या हुआ था? देखो ली माने कौन? ली एक इंडिविजुअल है जिसे सालोमन हुआ करता था। वो एक खुद क्वालिफाइड पायलट था, प्लेन उड़ाता था। उसके पास ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, अब देखो ली की एक कंपनी भी है ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, तो ली एयर फार्मिंग लिमिटेड के जितने भी शेयर्स है, एक छोड़ के सारे शेयर इसके पास ही है। मतलब मान लो अगर ली एयर फार्मिंग लिमिटेड में 1000 शेयर्स है, तो एक शेयर छोड़ करके 999 शेयर किसके पास है? ली के पास है। और एक शेयर किसके पास है? आउटसाइड लोगों के पास है। अब देखो कंपनी है तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स होंगे, है ना, बाकी लोग भी होंगे कंपनी को चलाने वाले। और ली एक पायलट होने के नाते कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और कंपनी का चीफ पायलट भी है। देखो एक ली खुद कंपनी में कितने कैरेक्टर्स अदा कर रहा है। ली बेसिकली पहले कौन है? कंपनी में कौन है? ली कौन है? बोलो कम ऑन। शेयर होल्डर है। साथ साथ ली कौन है? कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, उसके साथ और भी डायरेक्टर्स काम करते हैं कंपनी में, और साथ साथ ये कंपनी का एम्प्लॉय भी है ना। चीफ पायलट मतलब एम्प्लॉय भी है ना। मतलब एज ए शेयर होल्डर वो कंपनी से डिविडेंड लेता है, एज ए एमडी सैलरी लेता है, और एज ए एम्प्लॉय भी क्या लेता है? सैलरी लेता है। अब एक बार क्या हुआ, ली प्लेन लेके उड़ गया और प्लेन के साथ खुद उड़ गया। ही वॉज किल्ड इन एन एयर एक्सीडेंट और his widow claimed the compensation for death of her husband in the course of employment। अब एक बात बताओ, किसी भी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो कंपनी ने उस एम्प्लॉय के घर वालों को कुछ हर्जाना वगैरह देना है कि नहीं देना है? डेथ कॉम्पेंसेशन जिसको बोलते हैं। तो ली की जो बीवी है मिसेस ली, उन्होंने कंपनी से क्लेम करा कि मुझको क्या मिलना चाहिए? एज ए एम्प्लॉय ली का डेथ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। कंपनी के डायरेक्टर्स बोले कि नहीं भैया हमने नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज ली ही कंपनी का मालिक है, बिकॉज एक को छोड़कर के सारे शेयर्स उसके ही है, तो वो एम्प्लॉय कैसे बन गया? तो आप मुझको बताएंगे क्या ली को एज ए एम्प्लॉय उसको डेथ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मतलब ली शुड गेट डेथ कॉम्पेंसेशन। क्यों? वही तो कंपनी का मेंबर है, वही तो कंपनी का मेंबर है ना, तो क्यों उसको डेथ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए? व्हाई इज इट सो? बेटा वेरी गुड। कंपनी अलग होती है, एक बंदा कंपनी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स अदा कर सकता है भाई। वो एज ए शेयर होल्डर अलग है, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर अलग है, और एज ए एम्प्लॉई अलग है। अब ये बात है तो उसको सैलरी भी मत दो, प्लेन फुकड़ में उड़ाएगा। यू टेल मी मुकेश भाई, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से एज ए डायरेक्टर सैलरी भी लेते रहेंगे? अभी घर चलता कैसे है उनका? शेयर मार्केट पे घर चलता है क्या? कल हमने देखा है ना, एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में वो कितना रुपए का उथल पुथल हो रही थी। हमने तो देखा कि अगर 2-3 सेकंड में 322 करोड़ कमा लिए फटक से। 6 रुपए का शेयर 7 रुपए वो चेंज हो गया है कि नहीं? तो बताओ क्या शेयर बेच के पैसे वो घर चलाते हैं? अरे वो तो उनका नेटवर्थ है, वो तो इल्यूजनरी नेटवर्थ है वैसे देखा जाए तो। आज अगर वो मार्केट में चले गए ना शेयर बेचने के लिए तो उनको इतना पैसा मिलेगा, लेकिन दुकान में जाके ये नहीं बोल सकते पता है तुमको मेरे 322,000 करोड़ शेयर से। ऐसे बोल सकते हैं क्या? पैसा देना पड़ेगा ना। तो मुकेश भाई का घर चलता कैसे है भाई? कंपनी से आए हुए डिविडेंड और कंपनी से आए हुए सैलरी पे तो चलता है। तो मुकेश भाई एज ए शेयर होल्डर कंपनी से डिविडेंड भी तो लेते हैं, और एज ए डायरेक्टर एम्प्लॉय भी है, मैनेजिंग डायरेक्टर करके एम्प्लॉय भी है, तो उनसे रेम्यूनरेशन भी लेते हैं। इससे उनका घर चलता है। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे? समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो मुकेश भाई जो है कंपनी के अंदर शेयर होल्डर भी है, एज ए एम्प्लॉय भी है, और खुदा ना खास्ता मुकेश भाई को कुछ हो गया तो क्या वो रिलायंस इंडस्ट्रीज से डेथ कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं? नीता भाभी,
नीता भाभी क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज से डेथ कॉम्पेंसेशन क्लेम करेगी नहीं करेगी एज ए एम्प्लॉय? तो ली को क्यों नहीं देना है? नीता भाभी क्यों क्लेम करेगी? बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलग है और मुकेश भाई अलग है। बात समझे? तो यही कॉन्सेप्ट इस केस के अंदर डिफाइन करा हुआ है। आई गेस लॉजिक क्लियर है। तो क्या विडो जो मिसेस ली की सॉरी मिस्टर ली की जो विडो है, क्या उनको डेथ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए? द आंसर इज यस। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस हुआ था री कांडोली टी कंपनी लिमिटेड। ओके सर, ये री क्या होता है? हमने तो ए वर्सेस बी सुना है ना? हमने सुना है सर वो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, सुना है कि नहीं सुना है? तो ये क्या होता है? री क्या होता है? एनीवन? एटलीस्ट माय फाउंडेशन स्टूडेंट्स। री का मतलब होता है ये कि री ओपन हुआ है। आपने फाउंडेशन पे केस स्टडी पढ़ा रहेगा, डिनशॉ मैनेक्जी पेटिट, कभी सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस? तो वहां पे वर्सेस नहीं था, बाकी सर केस में वर्सेस था, लेकिन उधर नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज वो केस रीओपन हो चुका था, इसलिए रीओपन केस में वर्सेस नहीं लिखते, बस उस पर्सन का नाम लिखते हैं जिसके नाम पे केस बना है। बात समझे? तो री कांडोली टी कंपनी लिमिटेड, तो गवर्नमेंट और कांडोली टी कंपनी लिमिटेड के बीच में केस हुआ था। पहले कांडोली टी कंपनी लिमिटेड के साथ इस केस का जजमेंट आया था, उनके फेवर में आया था। बाद में वापस ये केस को रीओपन करके ये जजमेंट रिवर्स करा गया और गवर्नमेंट वर्सेस कांडोली टी कंपनी लिमिटेड, गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स या जो भी गवर्नमेंट है अथॉरिटी, उनके और इनके बीच में केस बना है। तो कैलकाटा में केस हुआ है। देखो फैक्ट क्या है, हुआ था ये कि कुछ फार्मर्स थे, कुछ फार्मर्स है, उन्होंने क्या करा, सोचा कि हम लोग अलग अलग बिजनेस करने से बेटर है हम एक साथ बिजनेस करते, एक साथ फार्मिंग करते। तो 3-4 फार्मर मिलके उन्होंने अपनी जमीन इकट्ठा करके एक कंपनी खोली और ये जो जमीन है वो कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर ली। बात समझे? जैसे मान लो ये पूरी जमीन है, अभी जमीन के अंदर 4 टुकड़े हैं, ये अलग फार्मर है, ये अलग फार्मर है, ये अलग फार्मर है, ये अलग फार्मर है। तो उन्होंने क्या सोचा, भाई अलग अलग फार्मिंग करने से बेटर है हम एक साथ फार्मिंग करते हैं, एक साथ फार्मिंग करते हैं और हम एक कंपनी बनाते हैं, कंपनी का नाम है कांडोली टी कंपनी लिमिटेड, और उसके अंदर हम मेंबर बन जाते हैं। तो फार्मर इसी कंपनी के मेंबर है और वो जो फार्म है पूरे वो कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं और उस कंपनी के नाम पे बिजनेस करते हैं। अब यू टेल मी, अगर मान लो मैंने अपनी जमीन आपको बेची तो क्या उसके ऊपर मुझको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी? जमीन घर बार उसका अगर हम लोग खरीदी बिक्री करते हैं तो क्या उस पर हमको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती नहीं पड़ती है? इजंट इट? तो यू टेल मी, अगर मैंने आपको घर बेचा मेरा या मेरी जमीन बेची तो क्या उसके ऊपर मुझको स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा? द आंसर इज यस। तो अब इस लॉजिक को अप्लाई करते हुए आप यहां पे बताएंगे जो फार्मर्स अपनी जमीन कंपनी को बेच रहे हैं जिसके अंदर वो खुद मेंबर्स है, क्या उस पे स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी? बिकॉज इट इज ट्रांसफर बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। व्हाट डू यू थिंक, क्या स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज उन्होंने जो कंपनी बनाई है कांडोली टी कंपनी लिमिटेड, ये अपने आप में एक सेपरेट पर्सन है और फार्मर्स अलग है। फार्मर्स का क्या कहना था? फार्मर्स बोल रहे नहीं जी हम अलग कहा हुआ है, हम ही कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और हमने अपनी ही जमीन अपनी ही कंपनी को दी है, तो हमने अलग व्यवहार नहीं करा है, हमने तो अपने ही नाम की जमीन अपने नाम पे ही रखी हुई है, बस अभी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दी है। तो ये ऐसा नहीं होता है, कंपनी अलग होती है और मेंबर्स अलग होते हैं। भले ही हम ही कंपनी को बनाते हैं लेकिन हमारा और कंपनी का एंटिटी अलग है, हम अलग पर्सन है, कंपनी अलग पर्सन है। और पर्सन टू पर्सन अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा? स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टेकन प्लेस बिटवीन दी फार्मर्स एंड दी क्या बोलो कंपनी। सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट एक केस हुआ था बच्चा एफ गुजदार वर्सेस सीआईटी बॉम्बे। तो क्या हुआ है, एक बंदा तो था बच्चा एफ गुजदार, वो एक एग्रीकल्चर बिजनेस कैरी ऑन करता था। ओके, एग्रीकल्चर बिजनेस मतलब अगेन एक खेती बाड़ी का काम, उसके आजू बाजू में हॉर्टिकल्चर वगैरह वगैरह सब काम करता था, जो कि इनकम टैक्स से फ्री था। एग्रीकल्चर इनकम नॉन टैक्सेबल होता है ना, उस पर टैक्स नहीं लगता है। अब ये एग्रीकल्चर बिजनेस जो है वो कंपनी के नाम पे चलता था और उस कंपनी की मिसेस बच्चा एफ गुजदार मेंबर थी। एक कंपनी है मान लो एग्री लिमिटेड, एग्री लिमिटेड की मिसेस बच्चा एफ गुजदार क्या है बोलो? मेंबर है।
अब एग्री लिमिटेड का बिजनेस एग्री है, तो एग्री लिमिटेड का इनकम एग्जम फ्रॉम टैक्स, एग्री लिमिटेड का इनकम एग्जम फ्रॉम टैक्स। अब एग्री लिमिटेड जो भी इनकम कमाएगा उस पर डिविडेंड बांटेगा अपने शेयर होल्डर्स को। तो बताएंगे जो डिविडेंड बचा है गुजदार को मिला है, क्या ये डिविडेंड टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल? सवाल समझे ना क्या हुआ है? सवाल समझे ना? एग्री लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसके अंदर एग्रीकल्चर बिजनेस होता है, वो कंपनी जो इनकम कमाती है वो तो नॉन टैक्सेबल है। अब एग्री लिमिटेड अपने इनकम से कुछ डिविडेंड अपने मेंबर्स को बांट रही है, तो वो डिविडेंड नॉन टैक्सेबल कि टैक्सेबल? टैक्सेबल कि नॉन टैक्सेबल? क्यों? अरे इनकम, एग्री इनकम का ही पार्ट मैंने दिया ना। वेरी गुड। सो जो इनकम रिसीव करा है मिसेस गुजदार जी ने, वो इनकम इन द नेचर ऑफ डिविडेंड है। और हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी का इनकम और मेरा इनकम एक ही है। कंपनी से मुझको डिविडेंड का इनकम आया है और डिविडेंड इनकम नॉन टैक्सेबल नहीं है। बचाए गुजदार जी का कहना यह था कि डिविडेंड भी एग्रीकल्चर इनकम है, बिकॉज मैं और कंपनी अलग अलग नहीं, एक ही है। जो कंपनी की इनकम वो मेरा इनकम, कंपनी का जो एग्री इनकम वो मेरा भी क्या हो जाएगा? एग्री इनकम। लेकिन ऐसा नहीं है। जो इनकम रिसीव करा है मिसेस बचाए गुजदार जी ने, वो एज अ डिविडेंड नेचर में रिसीव करा है और इसलिए वो क्या है बोलो? टैक्सेबल है। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे पक्का? तो ये क्या है बोलो भाई और बहनों? ये कुछ केसेस है रिगार्डिंग व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। हर एक केस के लॉजिक्स क्लियर है आपको? हाँ, अब ये सारे केसेस आपको जैसे के तैसे एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ऑन दिस थिंग्स यू हैव बीन ऑलरेडी टेस्टेड ऑन द फाउंडेशन लेवल, और इंटर लेवल पे आपको पूछने लायक बहुत सारे और भी बात है। तो दे विल नॉट टेस्ट यू एनी मोर ऑन दिस। बस हाँ, अगर आ गया छोटा मोटा सवाल तो यू शुड हैव अ लॉजिक इन माय माइंड कि हमने क्या डिस्कस करा था क्लास में, तो इसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा भैया, इसको भी आप फाउंडेशन पे पढ़ चुके हो, है ना? लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, है ना? क्या इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हो? यस। बताएंगे मुझको सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर हमने इतने सारे केसेस पढ़े जिसके अंदर हमने बस एक ही बात को एस्टैब्लिश करा, क्या? कि कंपनी अलग होती है और कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। कंपनी अलग होती है, कंपनी के एम्प्लॉइज अलग होते हैं। कंपनी अलग होती है, कंपनी को चलाने वाले अलग होते हैं। कंपनी अलग होती है, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स, सारे लोग अलग होते हैं। कंपनी अलग होती है, कंपनी के को बनाने वाले भी अलग होते हैं, मतलब प्रमोटर्स भी अलग होते हैं। कंपनी अपने नाम पे एक खुद आर्टिफिशियल पर्सन है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इजंट इट? कंपनी ऑल टुगेदर अलग है। टाटा मोटर्स और रतन टाटा अलग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मुकेश भाई अलग है, अदानी लिमिटेड और मिस्टर अदानी अलग है। ये हमने एस्टैब्लिश करा। लेकिन आप बताओ मुझको, मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे या उसके पहले लेक्चर पे एक बात बताई थी कि अगर मैंने कंपनी खोली, ओके, जिसका नाम रखा ईपीए लिमिटेड, और ईपीए लिमिटेड में मैंने बोला कि मैं कोचिंग प्रोवाइड करूंगा आपको। क्या प्रोवाइड करूंगा? कोचिंग प्रोवाइड करूंगा। और इसके अंदर मैंने आप सबसे फीस ले लिया। मेरा इंटेंशन मालाफाइड है, मैंने ये सोच के ही कंपनी बनाई है कि मैं क्या करूंगा, आपसे फीस कलेक्ट करूंगा और फीस लेके भाग जाऊंगा। डरो मत, भागूंगा नहीं, मैं आपका फीस लेके भाग जाऊंगा। तो आप किस पे केस बनाएंगे? आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है, मेरे साथ कि ईपीए लिमिटेड के साथ? तो आप केस किस पे फाइल करेंगे, ईपीए लिमिटेड की मेरे ऊपर? मेरे ऊपर क्यों? कॉन्ट्रैक्ट किससे बना है, रसीद किसका है, मेरे नाम पे बना है कि एलिट प्रोफेशनल एकेडमी के नाम पे बना है? रसीद किसके नाम पे बना है, मेरे की ईपीए के नाम पे? ईपीए के नाम पे ना। तो केस किस पे बनेगा? केस तो बेसिकली ईपीए पे ही बनेगा। हाँ जी, बात समझे? लेकिन इस ईपीए को के नाम का मैंने गलत इस्तेमाल करा, वो भी जानबूझ के। मैंने क्या करा, ईपीए के नाम का जानबूझ के गलत इस्तेमाल करा, और इसीलिए ईपीए को नहीं, मुझको सजा होनी चाहिए। मान लो आई एम अ डायरेक्टर इन ईपीए, तो मैंने गलती करी है। ईपीए के जो बाकी शेयर होल्डर्स होंगे, मान लो ईपीए के कुछ 1 लाख शेयर होल्डर है, कितने? 1 लाख। इन्होंने क्या गलती करी है?
अगर हमने कंपनी को पेनलाइज करा तो इन 1 लाख लोगों को सजा मिल सकती है। सही कि गलत? और क्या इसलिए हमको इस केस में कंपनी और कंपनी को चलाने वाले यानी कि डायरेक्टर्स, इनके बीच में जो बना है पर्दा, क्या बना है, क्या बना है, इस पर्दे को उठाना पड़ेगा। और पर्दे को उठाने के बाद देखना पड़ेगा कि ये कौन है लोग जो कंपनी के इस नाम का गलत इस्तेमाल करके लोगों के साथ फ्रॉडुलेंट बातें कर रहे हैं। सही कि गलत? और कंपनी को पेनलाइज करने से पहले या कंपनी को पेनलाइज करने के बजाय उन लोगों को पेनलाइज करना पड़ेगा जिन्होंने इस कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का गलत इस्तेमाल करा है। और इसको ही बोलते हैं क्या, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। इसको ही क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लॉजिक क्लियर है? फाउंडेशन लेवल पे हमने गाना सुना था, याद है तुमको? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के लिए कौन सा गाना था, याद है आपको गाना? पर्दा है पर्दा, गाना याद है तुमको? तो कंपनी से गाना गा रहा है, क्या गाना गा रहा है कि पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो कंपनीज एक्ट मेरा नाम नहीं। बोलता है कि कंपनी के नाम का जो भी गलत इस्तेमाल करेगा उसको मैं पर्दा नशी को बेपर्दा कर दूंगा। वो पर्दा नशी है, उसने अपने आगे एक पर्दा रखा हुआ है और बोल रहे कि मैं नहीं, कंपनी ये काम कर रही है। लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी अपने से कुछ नहीं करेगी। अगर कंपनी के नाम पे कुछ गलत सलत काम हो रहे हैं तो वो एक्चुअली कौन कर रहा है, ये कर रहा कौन है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कंपनी को चलाने वाले लोग कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? उस पे केस देखे क्या, एक वीडियो देखे उस पे, तो आपको और बातें गहरी हो जाएगी। आगे जो केसेस पढ़ेंगे ना उससे और बातें निखर करके आएंगी। तो एक मस्त वीडियो देखते हैं, उस पे चेक कर लेना कि कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करने का एक केस हुआ था, आपने सहारा का नाम तो सुना रहेगा, सहारा। हैव यू हर्ड अबाउट सहारा? आई गेस पूना के आगे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको सहारा सिटी दिख जाएगी। या आप पूना का जो स्टेडियम है, पूना का जो स्टेडियम है उसका नाम पहले था सुब्रता राय सहारा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम गहुंजे में, है ना, जहाँ पे आईपीएल के मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। अब उसका नाम बदल करके क्या कर दिया है, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, एमसीए स्टेडियम। ऐसा क्यों हुआ देखते। अभी इस केस के बहुत सारे फैक्ट्स आपको नहीं समझेंगे अभी, लेकिन बस यहां से हमको निचोड़ उठाना है कि भैया कहना क्या चाहते हैं ये लोग, ठीक है। 1978 में सिर्फ 2000 रुपए से शुरुआत करने वाली सहारा देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, जिसके 11 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत राय सलाखों के पीछे पहुंच गए? और क्या है वो सहारा स्कैम जिसने देश के 13 करोड़ लोग यानी कि भारत के लगभग 11% आबादी, कितने लोग, 13 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ इस कंपनी के अंदर फ्रॉड होने से, और इस फ्रॉड को रिवील होने के बाद 13 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ है। क्या से वैसे ये वीडियो जो है वो लॉजिकली रिलेटेड होगा इन द केस ऑफ डिपॉजिट और प्रोस्पेक्टस, बट चलो अभी सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग उठा करके पढ़ेंगे। बेसिकली ऊपर अगर आप हेडिंग को देखोगे तो देखो आपको कितने रुपए का फ्रॉड नजर आ रहा है, 24,000 करोड़ रुपीज। देखते हैं दी के साथ धोखा किया, चलिए सब कुछ जानते हैं। सुब्रत राय सहारा 12 लाख परिवारों का सहारा, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा नाम, एक ऐसी मिसाल जिसे पैसे से पैसा बनाने में
महारत हासिल, लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आते ही सारी महारत बेकार चली गई। दोस्तों, सहारा के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी कंपनी थी जो इंडियन रेलवे के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती थी। और इस कंपनी की शुरुआत हुई गोरखपुर के एक छोटी सी जगह से। स्टार्टिंग में सहारा के मालिक सुब्रत रॉय सहारा अपने स्कूटर पर स्नैक्स बेचने का काम किया करते थे और उसी काम को करने के दौरान उनके क्या बेचते थे? स्नैक्स। देखो, ऐसा बंदा जो स्नैक समोसे कचौड़ी वगैरह बेच रहा था, ये इंडियन रेलवे के बाद इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी थी। ये जान पहचान छोटे दुकानदारों, गरीब तबके के लोगों और चाय या सब्जियां बेचने वालों से हुई। और उन्होंने देखा कि कैसे ये लोग हर दिन जो भी कमाते हैं वो सारा खर्चा हो जाता है और इनके लिए कम पैसों में सेविंग्स करना कितना मुश्किल है। और फिर इन्हीं लोगों को ही सहारा देने के लिए सहारा कंपनी की नींव रखी गई। इस कंपनी ने लोगों को सुझाव दिया कि वो हर रोज 1 रुपया उनके पास जमा कर दें, बाद में सहारा उन्हें अच्छे इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटाएगी। लोगों को कंपनी का यह मॉडल बहुत पसंद। देखो कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, आप दिन का 1 रुपया हमको दीजिए। चलो आगे देखते। पसंद आया और देखते ही देखते सहारा लोगों का ट्रस्ट जीतने में सफल हो गई। अब इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाला हर इन्वेस्टर कई और दूसरे इन्वेस्टर्स को भी इस ग्रुप में जोड़ता गया और इस तरह काफी स्पीड से सहारा से 13 करोड़ लोग जुड़ गए। सुब्रत रॉय अपनी कंपनी से जुड़े सारे लोगों को अपना परिवार कहते थे और वो समाज को बेहतर बनाने में हर तरह से अपना योगदान दिया करते थे, चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी कराना हुआ या फिर अल्कोहल फ्री एनवायरनमेंट बनाने की खातिर जगह जगह पर कैंपेन चलाना हुआ। और दोस्तों, इन सभी कदम से उन्होंने गरीब परिवार से लेकर मिडिल क्लास तक हर किसी के बीच एक पॉजिटिव इमेज बना ली और वो भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लोगों में से एक बन गए थे। सिर्फ 2000 रुपए में शुरू होने वाला एक छोटा सा बिजनेस धीरे धीरे फाइनेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर कई सारे और सेक्टर्स तक फैल गई थी। सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4400 करोड़ रुपए खर्च करके 2 बेहद लग्जरियस होटल, न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क खरीदे, जो कि आज भी दुनिया के सबसे पॉपुलर होटल्स में से एक है। इसके अलावा सुब्रत रॉय के पास मुंबई के वारसोवा में 106 एकड़ जमीन, लखनऊ में 191 एकड़ और देश के 10 अलग अलग शहरों में। अब आप देखो कि जो बंदा स्नैक्स बेच रहा था, लोगों से 1-1 रुपए जोड़ करके उसने अपने नाम पे कितनी जमीन इकट्ठा कर ली है, आप समझ रहे हो? न्यूयॉर्क के अंदर 2 बड़े बड़े होटल जो आज भी दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव होटल्स माने जाते हैं। मुंबई में वर्सोवा नाम, बैंड्रा वर्सोवा, ये बड़ी क्लासी जगह मानी जाती है, एक्सपेंसिव, तो वहां पे उनके नाम पे बंगलो, मैंशन है। बिना कंपनी के शेयर होल्डर्स को धोखा दिए ये काम नहीं हो सकता। समझे बात को? आगे देखते। 764 एकड़ जमीन हो गई थी। साथ ही इन्होंने खुद की एक आईपीएल टीम पुणे वॉरियर्स भी बनाई और इंडियन क्रिकेट टीम के साथ साथ इंडियन हॉकी टीम को भी कई सालों तक स्पॉन्सर करते रहे। लेकिन इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली, घर है, इनका घर है, कोई होटल नहीं है, वो थी इनकी सहारा सिटी। जी हाँ, इन्होंने एक पूरा शहर बना दिया था जिसमें हर तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी, जैसे क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, 11 किलोमीटर की एक लेक, 124 सीटर सिनेमा थिएटर के साथ साथ हेल्थ सेंटर और कई सारे पेट्रोल पंप्स। अंदर घरी के अंदर पेट्रोल पंप में उनके, बताओ। लगभग हर तरह की सुविधा जो एक बेहतरीन और डेवलप्ड सिटी में होनी चाहिए वो सहारा सिटी में मौजूद थी। इसके अलावा सुब्रत रॉय ने मुंबई से मात्र 2 घंटे की दूरी पर अम्बे वैली सिटी नाम की एक टाउनशिप भी डेवलप की, जो कि 10,600 एकड़ में फैली हुई है। और इस टाउन में करीब 800 ऐसे लग्जरी बैंगलो हैं जिनकी कीमत 5 से लेकर 20 करोड़ रुपए के बीच में है। यहाँ 3 मैन मेड लेक्स बनाई गई हैं। इसके अलावा कई लग्जरी रेस्टोरेंट, 1300 यार्ड्स का एयरपोर्ट और मूवी हॉल के जैसे कई तरह की हाई क्लास फैसिलिटी इस टाउन में अवेलेबल कराई गई थी। और दोस्तों, उस टाइम सुब्रत रॉय बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार और देश के पावरफुल लोगों के बीच काफी फेमस थे और उनसे उनके काफी अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे। इसीलिए इस एम्पायर को खड़ा करने में उनका भी काफी सपोर्ट मिला। लेकिन फिर सहारा पर पहली बार मुसीबत साल 1996 में तब आई जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर इस ग्रुप पर पड़ी और उसने कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। उस समय सुब्रत रॉय ने कुछ फेमस नेताओं का नाम लिया और कहा कि कंपनी में पैसे इन्हीं लोगों के थ्रू आते हैं। अब अपना नाम आने पर नेताओं को एक्सपोज होने का डर लगने लगा, इसीलिए उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ही ट्रांसफर करा दिया गया। और दोस्तों, इस तरह से सहारा पर आया ये पहला खतरा टल गया और कंपनी वापस से पहले की तरह ही काम करने लगी।
रेड वाला काटिए मैम। नो, ग्रीन। क्या लक है मैडम का। फ्लूक, जितना इलॉजिकल ये है उतना ही इलॉजिकल ये है। नई नौकरी, वो भी सीनियर मैनेजर। क्या लक है मैडम का। करियर किस्मत से नहीं मेहनत से बनता है। डाउनलोड नौकरी ऐप एंड मेक योर करियर हैपन। तो दिस इज द सेकंड कार वी आर सेलिंग। से पहले जो हमने गाड़ी बेची थी उसमें टाइम बहुत लगा था, काफी इश्यूज। हालांकि आगे चलकर एक टाइम ऐसा भी आया जब मार्केट सैचुरेट हो गई और अब सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या एक जगह पर जाकर थम सी गई, क्योंकि जो लोग सहारा में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते थे उनकी संख्या लगभग पूरी हो चुकी थी और यहाँ से वो लोग ज्यादा होने लगे जिन्हें अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे निकालने थे। इस तरह थोड़े ही समय में कंपनी पैसे की तंगी से गुजरने लगी। अब ऐसे में इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सुब्रत रॉय ने कंपनी का आईपीओ लाने के बारे में सोचा और बस यहीं से कंपनी और सुब्रत रॉय के बुरे दिन शुरू हो गए। एक्चुअली 30 सितंबर 2009 को उनकी कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में डीआरएचपी दाखिल किया। बेसिकली डीआरएचपी एक तरह से कहा जाए तो कंपनी का बायोडेटा होता है जिसमें उससे जुड़ी सारी अहम ये जानकारी हम लोग कंपनी के प्रोस्पेक्टस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो डीआरएचपी का मतलब क्या है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जब ये कंपनी पब्लिक इशू लाने की सोच रही है तो उसने क्या करना है, कंपनी का एक प्रोफाइल, अभी बोला ना वीडियो में कि एक प्रोफाइल होता है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या है, वो पब्लिक में इशू करनी होती है कि ये हमारी कंपनी का नाम है, हमारी कंपनी का नेचर ये है, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्ट ये है, इसलिए हम लोग पैसा उठा रहे हैं, ये वगैरह वगैरह, ये इंफॉर्मेशन होती है। तो ये फाइल करना होता है। मेंशन की गई होती हैं, जिसकी जांच के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर सेबी कंपनी को आईपीओ लाने का परमिशन देती है। अब जब सेबी ने सहारा के डीआरएचपी को पढ़ा तो फिर उसे इसकी दो कंपनीज सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पैसे जुटाने की प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी और इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें भी मिली जिसमें बताया गया कि सहारा गलत तरीके से लोगों से पैसे जुटा रही है और इन शिकायतों से सेबी का शक और बढ़ गया और उसने इन दोनों कंपनीज की जांच शुरू कर दी। सेबी ने अपने जांच में पाया कि इन दोनों कंपनीज ने ओएफसीडी के जरिए 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स के करीब 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं। ओएफसीडी यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब जो लोग नहीं समझते उन्हें हम बता दें कि ये एक तरह का डेट सिक्योरिटी होती है जिसमें ओएफसीडी पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहें तो अपने पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हैं या फिर उन पूरे पैसों से कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। अब ओएफसीडी इशू करने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी 50 से कम लोगों के लिए ओएफसीडी इशू करती है तो फिर उसे इसके लिए रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन वहीं अगर वो 50 से ज्यादा लोगों के लिए ओएफसीडी इशू करती है तो फिर वहां उसे सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों सहारा ने तो सेबी से इस बारे में कभी परमिशन ही नहीं ली और इलीगल तरीके से ओएफसीडी के जरिए लोगों से पैसे जुटाती रही, जिसके बाद सेबी ने सहारा के इन दोनों कंपनीज को इन्वेस्टर्स के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करने का आदेश दिया। अब दोस्तों सहारा इस ऑर्डर से इनकार करते हुए सेबी की शिकायत करने इलाहाबाद कोर्ट पहुंच गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेबी के ही फैसले का समर्थन किया और सहारा को सारे इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने को कहा। अब हाई कोर्ट से भी राहत न मिलने पर सहारा को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सहारा से उनके जुटाए गए फंड के सोर्स के बारे में सबूत मांगे तो फिर सहारा सुप्रीम कोर्ट को भी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोनों कंपनीज को सेबी के साथ मिलकर इन्वेस्टर्स का पैसा 3 महीने के अंदर 15% इंटरेस्ट के साथ चुकाने के लिए कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यह भी कहा गया कि सहारा सेबी को सारे ओएफसीडी होल्डर्स की डिटेल प्रोवाइड करे। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सहारा 127 ट्रक से भरे कागज लेकर सेबी के ऑफिस पहुंच गया, जिनमें कितने ट्रक्स? मतलब ये भी बहुत जबरदस्त इंसान है। वो बोल रहे कि तुमने मुझको उंगली किया, मैं भी तुमको उंगली करूंगा। बोले कि डॉक्यूमेंट दो, बोला सेबी ने, तो 127 ट्रक भर के चला गया। अब इसके 127 ट्रक का जो केस है उसके अंदर मैं इन्वॉल्व हूं। क्या बात कर रहे सर? हमारे एक क्लाइंट है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये 127 ट्रक भर के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको स्कैन करने का काम हमारे क्लाइंट के पास था। मुझको बहुत बाद में पता चला कि हमारे क्लाइंट ने ये काम करा हुआ है करके। इन्वेस्टर्स की डिटेल्स मौजूद थी, लेकिन दोस्तों इन फाइल्स में भी सभी इन्वेस्टर्स की जानकारी नहीं थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे।
इसके अलावा सहारा को 3 महीने के अंदर अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में 15% इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे सेबी को देने थे, पर कंपनी ने 5120 करोड़ रुपए की अपनी पहली किस्त तो जमा कर दी, लेकिन वो बाकी के इंस्टॉलमेंट जमा करने में नाकाम रहे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और एसेट्स को फ्रीज करना शुरू कर दिया और 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मई 2016 में उनकी मां की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो पेरोल पर बाहर निकल आए और उसके बाद से वो आज तक बाहर हैं। अब सहारा के द्वारा पहले इंस्टॉलमेंट में जमा किए गए 5120 करोड़ रुपए में से सेबी सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स को अब तक सिर्फ 138 करोड़ रुपए ही लौटा पाया है और बाकी के पैसे अभी तक कई सालों से उसी के पास जमा हैं। अब दोस्तों, सेबी इन्वेस्टर्स को उनके पैसे क्यों नहीं लौटा रहा है, इसके पीछे की वजह यह है कि डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में इन्वेस्टर्स का डेटा ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों, हालात ये है कि ना ही सेबी इन्वेस्टर्स को पैसे लौटा पा रही है और ना ही सहारा बाकी के पैसे और डॉक्यूमेंट सेबी को दे रहा है। अब यहाँ सहारा ग्रुप का कहना है कि उसने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं, लेकिन सेबी कहता है कि सहारा द्वारा लौटाए गए पैसों से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है और इस तरह से ये सारा मामला बीच में ही लटका पड़ा है। अब देखना यह है कि सरकार सहारा के बेसहारा इन्वेस्टर्स के हित में कोई ठोस कदम उठा पाती है या फिर नहीं। वैसे आप इस चलिए, तो बेसिकली इस केस का एक आइडिया आपको आ चुका है कि क्या हुआ था। अब इसके पीछे की कहानी मैं थोड़ी आपको बताता हूं कि सीन क्या है। बेसिकली उन्होंने क्या करा, पहले 1-1 रुपए जोड़ करके लोगों से डिपॉजिट लेना शुरू कर दिया और उनको क्या कहा कि कुछ समय के बाद हम आपको पैसा रिफंड करेंगे। ये बात तो समझ गए। जैसे आप लोग हो तो आपसे मैंने क्या करा, थोड़े थोड़े पैसे ले लिए और आपको क्या लगा 5 साल के बाद मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। अब ये पैसा मैंने कहीं तो इन्वेस्ट करना है, तब जाके मैं आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करूंगा। तो व्हाट आई डिड, आई इन्वेस्टेड इनटू रियल एस्टेट। ये पैसा ब्लॉक हो गया। अब कुछ सालों के बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट करा था वो आप वापस मांग रहे हो, लेकिन मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। देन व्हाट शुड आई डू? फिर मैंने क्या सोचा, एक काम करता हूं, मैं कंपनी के नाम पे शेयर्स इशू करूंगा। अभी पहले तो मैंने डिपॉजिट लिए थे आपसे, डिपॉजिट सुना ना आपने, डिपॉजिट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं शेयर्स इशू करूंगा, तो शेयर्स इशू करने की कोशिश करी, उसमें मैंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया, उसके अंदर मैंने इन्वेस्टर्स के नाम वगैरह भी बता दिए। लेकिन अभी ये जो पैसा कंपनी के अंदर आएगा ना, जो मैं आपको वापस देने के लिए इस्तेमाल करूंगा, ये जो पैसा है ये पूरा पूरा काला धन है। काला धन मतलब क्या, कि ये पैसा मैंने ब्लैक मनी से रेज करा हुआ है और अभी जो शेयर होल्डर मेरे बनेंगे या डिबेंचर होल्डर बनेंगे ना, ये एक्चुअली में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। फेक नामों से इन्होंने बोला कि ये लोग मेरे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा मेरा ही है, पैसा मेरा ही है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, कोई एक विराट धोनी नाम का बंदा है, उसने मेरे को एप्लीकेशन दिया, क्या पता चलेगा, मैं उसके खाते में डाल दूंगा। वो उनके खेत में काम करने वाले फार्मर्स के नाम पे इन्होंने एप्लीकेशन लिए थे, उनके खाते में पैसे डालो, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ ना। अब यू टेल मी, सुब्रत राय जी ने अपने खुद के पैसे जो काले धन से कमाए हुए हैं, काले ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं, ये पैसों का कंपनी में इन्फ्यूजन करने के लिए, मतलब कंपनी में वापस लाने के लिए, इन्होंने कंपनी नाम का गलत इस्तेमाल करा कि नहीं करा? तो सुब्रत राय एक्चुअली सहारा जी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने सहारा लिमिटेड इस कंपनी का गलत इस्तेमाल करा नाम का और अपने खुद के पैसे किसी और माध्यम से इस कंपनी में डालने की कोशिश करी। और कहा कंपनी अलग, कंपनी के इन्वेस्टर्स अलग। तो यू टेल मी के यहां पे सहारा लिमिटेड और सुब्रत राय सहारा जिसने करा है फ्रॉड, उसके बीच का ये पर्दा निकालना पड़ेगा और उनको पकड़ना पड़ेगा। यस, पकड़ा भी हुआ ना, जेल अरेस्ट हुआ ना। बताएंगे कंपनी को पेनलाइज करना जरूरी है कि जिसने गलती करी है, फ्रॉड करा है, उसको पेनलाइज करना जरूरी है? तो यही केस बना है, क्या बोलो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। आई गेस लॉजिक क्लियर है, आई गेस लॉजिक क्लियर है, पक्का। तो अभी इन सारे केसेस को हम लोग समझते हैं। तो उसके अंदर एक पहला केस बना था, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। केस स्टडी याद है, सर दिनशॉ मैनेकजी पेटिट। कोई बताएगा मुझको फाउंडेशन का नॉलेज इस्तेमाल करते हुए कि क्या हुआ था केस में? फाउंडेशन तो पास हो चुके आप, कोई बताएगा?
एनीवन? निक, बेटा तो माइक देना। उन्होंने 4 कंपनी बनाई थी, सब्सिडरी कंपनी। अच्छा, मतलब कि सर दिनशॉ मैनेजी पटेल बहुत पैसे वाले आदमी हैं, उनके पास बहुत पैसा है, तो उन्होंने क्या करा? 4 सब्सिडरी उन्होंने बेसिकली 4 कंपनीज खोली। क्यों खोली? वो उनका जो भी इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, मतलब उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फिर बेसिक एग्जाम्पशन से उनका टैक्स इवेड हो गया। टैक्स से बचने के लिए, मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि टैक्स से बचने के लिए उन्होंने क्या करा? उन्होंने 4 कंपनीज खोली और अपना सारा इनकम ट्रांसफर कर दिया। श्योर? वेरी गुड। चलिए, तो केस क्या हुआ है समझते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, देखिए, दिनशॉ मैनेजी पटेल, देखना चाहोगे उनको? यू वांट टू सी कि नहीं? अरे देखना चाहोगे नहीं देखना चाहोगे? दिनशॉ, ये बेसिकली एक पारसी इंसान है, दिनशॉ मैनेजी पटेल। अमीरी उनके चेहरे से टपक रही है, देखो दिख रहा है? हमको देखने के बाद लोग बोलते हैं कि सबसे गरीब आदमी है दुनिया का। इनको देख करके बोलो, उनको बोल सकते हैं गरीब है? कि नहीं कॉल हिम गरीब? बहुत अमीर आदमी है। पारसी लोग वैसे ही बहुत ही अमीर माने जाते हैं, जैसे टाटा है, मिस्त्री है, ये पारसी लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं। तो ये दिनशॉ मैनेजी पटेल बहुत अमीर आदमी है। इमेजिन करते हैं कि उनके पास कुछ पैसा है। ओके, मान लो उनके पास कितना अमाउंट है? 1 करोड़ रुपए। कितना कितना है बोलो उनके पास? 1 करोड़ रुपया है। अब 1 करोड़ रुपए को उन्होंने कहीं कर दिया इन्वेस्ट। क्या कर दिया उन्होंने? इन्वेस्ट पे उनको मिला कितना? 10% का इंटरेस्ट। कितना मिला इंटरेस्ट? अभी इंटरेस्ट मिला कितने का? 10 लाख रुपयों का। अब 10 लाख का इनकम दिनशॉ मैनेजी पटेल के नाम पे है, तो इस पे आएगा टैक्स। तो टैक्स मान लो है 30%। कितना? 30%। कितना बन गया टैक्स? 3 लाख रुपए। बताएंगे कितना बचा? 7 लाख रुपए। कमाई कितने? पैसा किसका? दिनशॉ जी का। इनकम किसका? दिनशॉ जी का। टैक्स किसका? गवर्नमेंट का। दिनशॉ जी बोले ये नहीं हो सकता, मेरा पैसा, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा इनकम और टैक्स गवर्नमेंट का, ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। और क्या है, क्या डाल लगे वो? मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। बोले कि मैं तुम्हें टैक्स दूं, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया। आपके जैसे लोग होते हैं ना, होशियार होशियार लोग होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्होंने इनको एक तरकीब बताई। बोले दिनशॉ जी काम करो, आप एक 4 कंपनी खोलो, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड, और अपना पूरा जो इन्वेस्टमेंट है कितने का? 1 करोड़ रुपयों का, आप इन कंपनीज में कुछ इस प्रकार से ट्रांसफर करिए कि उससे आने वाला जो इनकम है वो बिलो टैक्सेबल लिमिट रहे। बात समझे? उन्होंने क्या करा? 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख और 25 लाख इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेयर्स। और इस कंपनी ने क्या कर दिया? ये 25 लाख 25 लाख इन्वेस्ट कर दिए। अब बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा इनको? 10% से आएगा। कितना? 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख। और पहले मान लो कोई टैक्स स्लैब वगैरह नहीं था कंपनी के लिए, ये बेसिक एग्जम्पशन के नीचे आता था। तो टैक्स कितना बना? हाउ मच टैक्स? 0, 0, 0 और 0। सही कि गलत? अब नेट इनकम कितना बना? 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख और कम ऑन, क्या बोलो? अब ये तो कंपनी का इनकम है, तो कंपनी क्या करती थी? ये पूरा इनकम एज ए लोन किसको देती थी? तो बताओ दिनशॉ जी के पास कितने आए कुल मिला के? पहले कितने आते थे? 7 लाख। हुआ ना ट्रिक? ये इनकम किसका है? इनकम किसका है? कंपनी का है। कंपनी में टैक्स लग रहा है क्या? नहीं। और ये लोन है, लोन पे टैक्स लगता है क्या? ये लोन पे टैक्स लगता है क्या? लोन पे कभी टैक्स लगता है? नहीं। अच्छा, जो लोन है रीपेमेंट नहीं होता था, क्यों करेंगे रीपेमेंट? करना ही नहीं रीपेमेंट। तो एवरी ईयर ऐसे ही हो जा रहा है।
कि इंटरेस्ट कमा रही कंपनी, इनकम एज अ लोन करके आ रहा है, ये लोन का भी रीपेमेंट ही नहीं हो रहा है। तो इनकम टैक्स की नजर इस ट्रांजैक्शंस पे पड़ गई। उन्होंने इन कंपनीज की तहकीकात करी, बोले ये कंपनी है क्या, इस लोन लेने देने और इंटरेस्ट कमाने के अलावा इस कंपनी में और कोई इनकम था ही नहीं और कोई बिजनेस था ही नहीं। तो बताएंगे क्या ये कंपनीज मियरली फेक कंपनीज है? ये कंपनीज क्यों बनाई हैं? जस्ट टू सेव दिनशो जी फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेस। तो बाद में पकड़ा गया कि दिनशो जी और ये कंपनी एक ही है कि अलग अलग है? वैसे सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कंपनी अलग, कंपनी को बनाने वाले अलग। तो इस कंपनी को बनाने वाला कौन है? दिनशो मैनेजिंग पेटिट। तो बताएंगे क्या यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करना पड़ेगा, दोनों को एक मानना पड़ेगा? द आंसर इज यस। तो यहां पे हुआ क्या बोलो? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किसके बीच में? इनके बीच में और इन्होंने बनाई हुई कंपनीज के बीच में। तो सारा कंपनी का जो इनकम है वो किसका माना गया? बात समझे कि नहीं समझे? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। एफ एन एस एस सी, अ वेल्दी मैन एंजॉइंग द लार्ज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम। तो उन्होंने क्या करा? ही फॉर्म 4 प्राइवेट कंपनीज एंड agreed with each to hold a block of investment as an agent for it. Income received was credited in the accounts of the company, but the company handed back the amount as a pretended loan. The way he divided his income in the 4 parts to reduce the tax liability. Company was formed by SSC purely and simply as a means of avoiding super tax, and the company nothing more than the SSC himself. मतलब कंपनी और SSC क्या है बोलो? एक ही है। क्या देखा गया? क्या पाया गया? That the court decided to disregard the corporate entity as it was being यूज फॉर द टैक्स इवेजन। मतलब कंपनी खाली क्या है? टैक्स इवेजन के लिए बनी है। जैसे मैंने बनाया था ईपीएल लिमिटेड, क्यों बनाया था? जस्ट टू गेट द फीस फ्रॉम यू एंड रन अवे। तो कंपनी बनाने का इंटेंशन ही मैलाफाइड है। तो कंपनी और कंपनी को बनाने वाले एक ही माने जाएंगे कि अलग अलग माने जाएंगे? भैया अलग अलग माने जाएंगे। बात समझे? बात समझे? क्लियर है सर? इस पे अगेन क्वेश्चन आएंगे, चांसेस थोड़े से रेयर है, लेकिन आ गया तो लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक केस बना है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। अब ये भी केस आपने देखा है, गिलफोर्ड मोटर लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने। कोई बताएगा? गिलफोर्ड मोटर में हॉर्ने एक एम्प्लॉय था। अच्छा। और गिलफोर्ड मोटर और हॉर्ने के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हॉर्ने उसके एम्प्लॉय के बाद गिलफोर्ड मोटर के कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करेगा। हाँ। अच्छा। और मिस्टर हॉर्ने एम्प्लॉय से आफ्टर एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट होने का मिस्टर हॉर्ने ने एक कंपनी शुरू की और कंपनी के नाम पे सॉलिसिट कस्टमर करना शुरू कर दिया। वेरी गुड। और फिर मिस्टर हॉर्ने की कंपनी के ऊपर केस फाइल किया। मिस्टर हॉर्ने कहने लगा कि सॉलिसिट मैंने नहीं, कंपनी ने करा है। वेरी गुड। और फिर कंपनी और हॉर्ने एक ही मानेंगे कि अलग अलग मानेंगे? एक ही मानेगा। श्योर। चलिए तो केस स्टडी क्या है देखो, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। अब हॉर्ने नाम का एक पर्सन है, उसने क्या करा? गिलफोर्ड मोटर कंपनी में एक एम्प्लॉयमेंट धर ली और जाके एम्प्लॉयमेंट में रह गया उस कंपनी में। अब जब हॉर्ने को एज ए एम्प्लॉय रखा ना, उन्होंने कंडीशंस रखी। क्या कंडीशंस रखी? कि भैया आप हमारे कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करोगे। सॉलिसिट मतलब क्या? कस्टमर को नहीं ढापोगे। इन शॉर्ट नहीं ढापोगे। क्यों नहीं ढापोगे? बिकॉज आप हमारे एम्प्लॉय हो, हमारी कंपनी के एम्प्लॉय ढापोगे तो गलत बात है, इलीगल बात है। ना कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान, बट एम्प्लॉयमेंट के बाद भी आप हमारे एम्प्लॉयज, हमारे कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करोगे। तो बोला ठीक है, नहीं करता। कुछ समय के लिए वो एम्प्लॉयमेंट में रहा, फिर उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी। अब उसने क्या करा? अपनी एक नई कंपनी खोली। उस कंपनी के अंदर वो खुद, उसकी बीवी, उसका फ्रेंड, वो तीनों उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बन गए। अब उसने क्या करा? कंपनी के नाम पे कस्टमर्स को सॉलिसिट करना शुरू कर दिया। अब ये गिलफोर्ड मोटर को बात पता चल गई कि हॉर्ने ने एक कंपनी खोली है और कंपनी के नाम पे कस्टमर को सॉलिसिट कर रहा है। जब उसको पूछा ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तो उसने क्या कहा? मैं थोड़ी ना सॉलिसिट कर रहा हूं, ये तो मेरी कंपनी सॉलिसिट कर रही है। यू टेल मी, जो कंपनी बनाने का पर्पस है वो ही इलीगल है। जस्ट टू अवॉइड दैट टर्म, जस्ट टू डू द इम्प्रॉपर थिंग, हॉर्ने नहीं कर सकता था बाय द कॉन्ट्रैक्ट मेड विद द कंपनी, बट उसने क्या करा? अपने नाम पे कंपनी खोली और उसके नाम पे सॉलिसिट करा। तो जो कंपनी बनाने का पर्पस है वही गलत है। तो हॉर्ने और कंपनी को एक ही माना जाएगा कि अलग अलग माना जाएगा?
एक ही माना जाएगा और गिलफर्ड मोटर कंपनी ने हॉर्ने के ऊपर जो केस ठोका है वो बिल्कुल सही है और जो भी नुकसान हुआ है वो गिलफर्ड मोटर कंपनी को वापस कर देना है बिकॉज हॉर्ने ने कंपनी जो बनाई है वो और कंपनी अलग अलग नहीं है। ये हुआ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। नेक्स्ट केस स्टडी हुआ है कौन सा, प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। एक काम करेंगे, इस केस को पढ़ेंगे और बताएंगे क्या लिखा है फटाफट। यू रीड द केस और टेल मी क्या लिखा है। ओके क्या ये आपको केस सिमिलर डेमलर कंपनी जैसा लग रहा है? यस तो चलो दोनों केस के फैक्ट को समझते हैं। बेसिकली हमको दोनों केस के डिटेल फैक्ट्स को नहीं समझना है, उसके अंदर क्या है उसके ऑब्जेक्ट को समझना है कि भैया है क्या चीज। तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है। बेसिकली अगर मैं नीचे वाले केस स्टडी को समझाता हूं, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। ओके सर केस का नाम याद रखने की गरज है? बेसिकली यहाँ पे तो इंटर में ये वाले केसेस को याद करने की गरज नहीं है, बस आप सेपरेट एंटिटी और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। ठीक है देखो क्या हुआ है, एक कंपनी है जो यूके के अंदर बनी है। वैसे बेसिकली दो कंपनीज है जो कहां पे बनी है, यूके में बनी है, और उसमें से एक जो कंपनी है उसके सारे डायरेक्टर्स सारे शेयर होल्डर्स जर्मनी के हैं। सीन क्या हुआ है, ए कंपनी और बी कंपनी दोनों कहां पे बनी है, यूके में बनी है। और अगर यूके में बनी है तो दोनों कंपनी का नेचर क्या होगा, यूके वाली कंपनी। जैसे अगर इंडिया में कोई कंपनी बनती है तो उसका नेचर क्या होता है, इंडियन कंपनी। भले उसके शेयर होल्डर्स बाहर के कंट्री के हो लेकिन वो तो है इंडियन कंपनी ना। वैसे वो यूके के अंदर कंपनी बनी है, यूके के कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो यूके वाली कंपनी बन गई। सही की गलत? भले उसके सारे शेयर होल्डर्स कहां के हैं, यूके के बाहर के, जर्मनी के। एक कंपनी ऐसी थी जो जर्मनी के डायरेक्टर्स ने बनाई थी, जर्मनी के शेयर होल्डर्स ने बनाई थी। अब इन दोनों कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को पैसे देने हैं। जैसे यूके कंपनी ने जर्मनी के शेयर होल्डर्स होने वाली कंपनी को पैसे देने थे। बात समझे? अगर मैं आपको यहां पे लिख के बताता हूं तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। दो कंपनी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के सारे शेयर होल्डर्स किसके हैं, कम ऑन, जर्मनी के सारे शेयर होल्डर सारे डायरेक्टर्स इसके। और दोनों कंपनी बनी कहां पे है, यूके में बनी है। अब बी लिमिटेड ने क्या करा, इसको कुछ सामान बेचा, सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बताएंगे मुझको क्या इस कंपनी ने इस कंपनी को पैसे देने हैं, पैसे देने हैं नहीं देने हैं? अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 जानते हो ना, वर्ल्ड वॉर 2। इसके अंदर यूके और जर्मनी दोनों कंट्रीज क्या हो गए, एनिमी कंट्रीज बन गए। जैसे इंडिया पाकिस्तान होता है वैसे वो दोनों कंट्रीज क्या बन गए, बोलो, एनिमी कंट्रीज बन गए, दोनों अलग अलग गुट में है। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को पैसा देने से मना कर दिया, बोले कि मैं हमको पैसा नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं देंगे, बिकॉज आप हमारे एनिमी कंपनी हो। एनिमी कंपनी नहीं, हम तो यूके में बने हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, देख भैया तो भले ही हमारी कंट्री में बनना है लेकिन तुम्हारे सारे डायरेक्टर सारे शेयर होल्डर्स कहां से है, जर्मनी से। तो तुम्हारा नेचर क्या बन गया, नेचर क्या बन गया, जर्मन, इजंट इट। और जर्मन कंपनी हमारे लिए क्या बन गई, एनिमी कंपनी बन गई, और इसलिए हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो बी लिमिटेड क्या कहती है, नहीं जी, कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी को जानते नहीं जानते हो क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है कि कंपनी अलग और कंपनी को बनाने वाले, कंपनी अलग कंपनी को बनाने वाले अलग। लेकिन यू टेल मी, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को पैसा देगी तो बी लिमिटेड क्या करेगी, वो पैसा किसको देगी, जर्मनी को देगी। जर्मनी क्या करेंगे, उस पर बम बनाएंगे और यूके पे ही फोड़ेंगे। ऐसे ही करेंगे ना। तो क्या ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को पैसा देना है,
क्या इनका ये कहना सही है कि ये कंपनी का कैरेक्टर समझना है तो कैरेक्टर क्या है? जर्मन कैरेक्टर है, भले वो बनी कहां पे? यूके में। अब बी लिमिटेड का कैरेक्टर कैसे जाना हमने? बाय चेकिंग की हु आर द शेयर होल्डर्स। लेकिन शेयर होल्डर तो अलग अलग होते हैं, शेयर होल्डर अलग और कंपनी अलग होती है। लेकिन यहां पे क्या करना पड़ेगा? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को अलग करके देखना पड़ेगा कि कंपनी का रियल कैरेक्टर क्या है। तो बी लिमिटेड का कैरेक्टर क्या है? एक जर्मन है कि यूके है? बात समझे? तो अगर किसी कंपनी के रियल कैरेक्टर को जानना है तो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को जानना पड़ेगा, डायरेक्टर्स को जानना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को यहां पे क्या कर दिया हमने? अलग। नेक्स्ट केस स्टडी बना था वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगेन केस स्टडी का नाम याद रखने की गरज नहीं है। बेसिकली इस केस में क्या हुआ है देखो, एक कंपनी है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है तो इस कंपनी के एम्प्लॉइज क्या बोल रहे हैं? सारे एम्प्लॉइज क्या बोल रहे हैं कि हमको क्या दे दो? हमको दे दो बोनस। वैसे बोनस एक्ट बोलते हैं ना, प्रॉफिट है तो बोनस बांटना पड़ेगा। फिर कंपनी को अपने एम्प्लॉइज को बोनस नहीं देना था तो उसने क्या करा? इस कंपनी ने क्या करा? इस कंपनी ने अपने नाम पे एक सब्सिडरी कंपनी बना दी जिसके अंदर यही कंपनी मेंबर है। कौन मेंबर है? एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही उस दूसरे कंपनी में मेंबर है और उसने अपने सारे प्रॉफिटेबल वेंचर जो होंगे, बिजनेस जो होंगे ना, इस कंपनी के नाम से लेना शुरू कर दिया। मतलब टायर बेच रही है, इस कंपनी के नाम पे बेच रही है, तो सारा प्रॉफिट किसके नाम पे शिफ्ट हो गया? और यहां पे दिख गया लॉस। एम्प्लॉइज किस कंपनी के है? एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज के। प्रॉफिट कहां पे है? सब्सिडरी का। लेकिन एक्चुअली में काम कौन कर रहा है? एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एम्प्लॉइज। तो बोनस किसको मिलना चाहिए? तो यू टेल मी, ये कंपनी और ये कंपनी दोनों का स्टेटस अलग अलग है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन क्या इस सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के पर्दे को निकाल करके देखना पड़ेगा कि इस कंपनी के मेंबर है कौन? वैसे इस कंपनी में और कोई काम होता ही नहीं है, बस नाम की कंपनी बनी है। तो यू टेल मी, क्या यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को निकाल करके दोनों कंपनीज को एक ही मानना पड़ेगा? और क्या एम्प्लॉयज को बोनस देना पड़ेगा? यस। तो कंपनी अलग और मेंबर अलग, ये जो दो कॉन्सेप्ट है, या दो कंपनी अलग अलग नेचर की होती है, सेपरेट स्टेटस होता है, इस कॉन्सेप्ट को यहां पे हमको क्या करना है? यहां पे क्या करना है हमको? उसको डिसरिगार्ड करना है और एक ही समझना है, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भैया रोमन बात समझे? तो ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल के कुछ केस स्टडीज है, लिखने की कोई गरज नहीं है केस स्टडी पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस आप समझेंगे कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी के नाम का गलत इस्तेमाल करने से कंपनी और कंपनी को बनाने वाले लोग, जो पहले हम लोग अलग अलग मानते हैं, कुछ केसेस में एक ही मानना पड़ेगा। और एक ही मानने की वजह से ये सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को डिसरिगार्ड करेंगे और कंपनी अलग एंटिटी नहीं मानेंगे, एक ही एंटिटी मानेंगे। बात समझे? अदरवाइज अगर जेन्युइन केस है तो कंपनी अलग, जैसे सालोमन के केस में हुआ था, वो जेन्युइन केस था ना, तो कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग। लेकिन इन वाले केसेस में कंपनी और कंपनी को बनाने वाले एक, बिकॉज आपने कंपनी को बनाया क्यों है? जस्ट टू यूज द नेम ऑफ द कंपनी टू डू द इलीगल एक्टिविटीज। और अगर ऐसा करोगे तो हम और आपको कंपनी को अलग अलग नहीं मानेंगे, क्योंकि आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। बात समझे? क्लियर है? चलिए काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं। पहले हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को लिखते हैं, उसके केस को लिखते हैं, और बाकी जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वाला केस है ना, उसको हम लोग डिटेल में नहीं लिखते, उसके बस केस स्टडी के नाम को लिखते हैं, जस्ट टू हैव अ नोटिंग ऑफ इट। चलेगा? यस। अब बैकग्राउंड में गाना सुनेंगे, तो हेडिंग देना प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। हेडिंग देना प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। कौन सा गाना सुनेंगे? रायबरेली
बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। What झुमका? What झुमका? What झुमका? शक्ल से जितना नेक है तू, कसम से उतना फेक है तू, पड़ गया क्यों गले तुम छल्ले की तरह। हर चिपक के सल्लो टेप जैसा लगा हुआ है, चेप जैसा ना किसी काम का ने ठल्ले की तरह। बस ढूंढ रहा है मौका, खुल के मारेगा चाका, बाई चांस किसी लड़की का जहाँ झुमका गिरा ले। तेरी छोड़ के मैं सारे काम काज करूं, तेरे हुस्न के ईगो का मसाज करूं, तेरा झुमका जो खोया गलती है तेरी, और थाने जाके एफआईआर में लॉन्च करूं। जानती है कि मैं तुझे पे फिदा हूं, तू ये जानती है, तेरी आत्मा को मिलती ही शांति है, मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूं मैं तेरा झुमका। अरे बहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा रे। झुमका गिरा, झुमका गिरा, What झुमका? What झुमका? What झुमका? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। What झुमका? I feel love. एक छोटी तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नग
हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे रहना मेरे काम का जग सारा हो बस तेरे नाम से ही गुजारा उलझ के यूं ना सुलझ न सकूं जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे बना ले पिया अपना बना ले पिया अपना बना ले मुझे अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया अपना बना ले पिया दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया ओ सब कुछ मेरा चाहे नाम अपने लिखा ले बदले में इतनी तो यारी निभा ले जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले अपना बना ले बस अपना बना ले अपना बना ले अपना बना ले आपका यहाँ तक लिख के हो गया क्या कि ये भी लिखना शुरू कर दिया? ये शुरू कर दिया। यहाँ पे केस का नाम लिखना था बस छोटा सा। यहाँ पे जगह हो गई तो लिख दो। नहीं इधर मत लिखो, सॉरी। तू सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा थोड़ा जगह स्पेस मैनेज करो और लिखो। दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा सुरूर है असर तेरा ये जरूर है तेरी नजर का कसूर है पास तू क्यों दूर है ये इश्क का जो फितूर है नशे में दिल तेरे चूर है अब तो होश ना खबर है ये कैसा असर है होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल भर तुमसे मिलने के बाद दिल भर सबर क्योंकि मीठा है फल मेरा ख्वाब है
चलिए अगर हो गया तो हम लोग आगे बढ़े। तो राइटिंग स्पीड बढ़ाना पड़ेगा अभी, ठीक है, यू टू इनकी जो राइटिंग स्पीड। और एग्जाम जो है वो कौन से कलर के पेन से लिखनी है? ब्लैक बॉल पेन। मेक श्योर करना कि आप वो फॉलो कर रहे हो, अदरवाइज फिर बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, 0 मार्क्स मिल सकते हैं। हाँ, अभी क्लास के अंदर थोड़े कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट टू मेक योर लाइफ कलरफुल। वैसे आपकी जिंदगी बहुत बेरंग है फाउंडेशन से ही, तो अपनी जिंदगी को थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल करिए। 2-3 कलरफुल पेन रंगपंचमी करायचे नहीं, तो पता नहीं चलेगा कि कौन से कलर का इंपॉर्टेंट है कौन सा कलर का इंपॉर्टेंट नहीं है। एक 2-3 कलर का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली एक ब्लैक पेन तो आपके पास होगी, एक रेड पेन होगी, एक ब्लू पेन होगी, और एक चौथा कलर जो आपके हिसाब से, लड़की होगी तो पिंक का इस्तेमाल कर सकती है, नहीं थोड़ा फ्लोरोसेंट या फिर जो भी वो चकमक वाला पेन होता है। लड़के होंगे तो अपने हिसाब से जो भी कलर आपको पसंद है, बस आजू बाजू में ये नहीं करना है कि मेरे को दे दो, मेरे अपने अपने पेन होने चाहिए। 5 रुपए का एक कलरफुल पेन मिलता है, 20 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट बोलूंगा, तो वो होना चाहिए। और एक लिपस्टिक होना चाहिए आपके पास, सबके पास, ओके ओके, यू शुड ऑल यूज द लिपस्टिक, दैट इज द हाइलाइटर। जो कौन सा कलर आपको, लिपस्टिक के चॉइसेस आपके शेड्स बहुत सारे अवेलेबल होंगे मार्केट में, तो यू कैन यूज दोज जस्ट टू हाईलाइट द थिंग्स इन द नोटबुक ऑल्सो एंड इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। तो एक हाईलाइटर बेसिकली अगर ये येलो कलर का अगर आपके पास होगा, फ्लोरोसेंट कलर का, तो दैट इज बेटर। लड़कियां बोले नहीं सर मेरे को पिंक कलर का ही चाहिए, तो येस गो फॉर इट। तो नहीं सर मेरे को ब्लू कलर, तो गो फॉर इट, नो वरीज। बस ऐसा ब्लैक कलर का इस्तेमाल मत करना नहीं तो क्या सर ऑनलाइन करे दिख नहीं रहा है अभी जो लिखा है, जो एक इंपॉर्टेंट था बुक के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं दिख रहा है, बाकी सब कुछ दिख रहा है, ऐसा ना हो जाए आपका, ठीक है। और जितना साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे बुक को उतना अच्छा है आपके लिए, ओके। नहीं तो क्या होगा, लिपस्टिक अपने हाथ में तो लगा दो, ओके। बच्चे ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया हाईलाइट करना है। सर क्या इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है सर, तो ऐसा ना करिए, थोड़ा साफ सुथरा रखेंगे अपनी किताब को तो आपको भी पढ़ने में मजा आ जाएगा, ओके। और रिवीजन वगैरह के टाइम पे थोड़ा रिवीजन करने के जैसा फील होगा। अदरवाइज प्रॉब्लम है कि हमारी बुक देख करके हमको ही शर्म आ रही है, क्या रिवीजन करूं, तो थोड़ा साफ सुथरा रखेंगे, कलरफुल पेन का इस्तेमाल कर लिए तो आप बेटर है आपके लिए। दूसरा एक, जब भी आपको आपकी किताबें मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक मिल जाएगा ना, तो जब भी मैं कोई भी एग्जाम्पल बता रहा हूं, कोई भी एग्जाम्पल, छोटा मोटा कोई भी एग्जाम्पल, मैंने कोई जोक भी क्रैक कर लिया उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको अपने उस किताब के बाजू में लिख के रख दो। जैसे मान लो मैंने निक का एग्जाम्पल दिया कुछ, तो आप उस प्रोविजन के बाजू में लिखिए। यहां पे निखिल का एग्जाम्पल था, कोई भी जो भी चीज है कि निखिल की 4 बीवियां है, लिखो बाजू में। मैंने कथा के सारे पात्र काल पे निखिल बोल दिया मैंने, तो लिख दो। मैंने कहा विवेक की 10 गर्लफ्रेंड है, एग्जाम्पल में लिख दिया मैंने, बोल दिया, तो लिख दो विवेक की 10 गर्लफ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, आपको जब घर पे रिवीजन होगी ना तो आपको फील होगा कि नहीं हम क्लास के अंदर ही है। जस्ट टू रिमाइंड द कॉन्सेप्ट, जस्ट टू रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट, सही बात है। तो ये बात करनी है आपने, जब भी मैं कुछ बोल रहा हूं, हाँ फालतू की बातें मत लिखो उसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट है उस प्रोविजन को याद रखने के लिए वो आपके पास बाजू में होना चाहिए, बिकॉज अपने पास टाइम बहुत कम है और इस लिमिटेड टाइम में हमको बहुत सारी बातें करनी है, तो एफर्ट आपकी तरफ से भी थोड़ा बनना चाहिए, सही बात है। चलिए, सो ये तो होगी अगेन बेसिक सी बात है, कंपनी के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है अगेन इलीगल एसोसिएशन, उसको हम लोग अभी नहीं बाद में पढ़ लेंगे। हाँ जी, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है इसके ऊपर आए हुए सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर, वो किस प्रकार से बने हैं वो मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन, नवंबर 2004 में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, देखिए, सम ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ मेसर्स गेट रिच क्विक लिमिटेड have complained that the company was formed by the promoters only to defraud the creditors and circumvent the compliance of legal provision of the Companies Act. In this context, they seek your advice as to the meaning of corporate will and when the promoters can be made personally liable for the debts of the company. तो अभी जो आपने पूरा लिखा है ये इसका आंसर है ना। पहले आपने क्या लिखा, सेपरेट लीगल एंटिटी और कॉर्पोरेट विल को लिखा, और उसके बाद आपने क्या लिखा, कौन कौन सी केसेस है जहां पे ये कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करके प्रमोटर्स को लायबल पकड़ा जा सकता है। तो जब भी जो कुछ भी अभी आपने लिखा वो इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है,
ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ कॉर्पोरेट बिल क्या है और उसको लिफ्ट करने के क्या क्या सिचुएशंस होते हैं. नेक्स्ट, if an assessee was a wealthy man earning huge income by way of a dividend and huge interest, he formed 3 private companies and agreed with each to hold a block of investment as an agent for it. The dividend and interest income received by the company was handed back to F as a pretended loan. This way, F divided his income into 3 parts in a bid to reduce his tax liability. Decide for what purpose the 3 companies were established. Whether the legal personality of all the companies may be disregarded. तो बताएंगे ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल आपके पेपर में आया है एज अ एग्जाम्पल, एज अ क्वेश्चन, बताएंगे ये कौन से केस के रिलेटेड जैसे लगता है. मैनेजी पेटिट, इजंट इट? तो सर ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं? तो जो बच्चे फाउंडेशन में मेरे से पढ़े उनको तो पता है कि आंसर का ड्राफ्टिंग कैसे होता है, लेकिन जो बच्चे यहां से नहीं पढ़े उनके लिए बता दूं कि क्वेश्चन का आंसर लिखते कैसे, बिकॉज ये आपके 100% 10 से 12 मार्क बढ़ाएगा. बिकॉज आंसर तो आपको आता है, प्रेजेंट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. तो लॉ के आंसर्स लिखते कैसे? बहुत सारे बच्चे तो पहली बार लॉ का पेपर अपीयर करेंगे, जो डायरेक्ट एंट्री वाले जो फाउंडेशन में नहीं थे, तो उन्होंने किस प्रकार से लॉ के आंसर को लिखना है बात समझो. तो बेसिकली अगर आप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उसके अंदर 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं. उसके अंदर 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं. एक होते हैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. क्या बोला मैंने? एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, एक होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जैसे बोल दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट विल, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल, हाउ द कंपनी इश्यूज शेयर कैपिटल, व्हाट इज द प्रोसीजर टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, हाउ द ऑडिटर इज अपॉइंटेड, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर. क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन के एग्जांपल दिए मैंने आपको. तो उसका आंसर कैसे लिखोगे? उसका आंसर लिखने का तरीका अलग है. उसका आंसर डायरेक्ट आप शुरुआत कैसे करोगे? बेसिकली यू विल राइट इट डाउन लाइक दिस. चलो ब्रैकेट से लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर. अब आपको पता चलेगा कि कौन सा एक्ट से है, वो तो पता होना चाहिए. तो एलएलपी का क्वेश्चन कंपनी से के अंदर लिख दोगे? नहीं, आप लिखोगे क्या? व्हाटएवर. जैसे मान लो आ गया कि व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग. तो राइट क्वेश्चन आंसर. सर वो हमको स्कूल में पढ़ाया था कि पहले प्रस्तावना लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन, फापट पसारा, है ना. जैसे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग. तो सर पहले हम लोग कंपनी का मतलब लिखेंगे. एज पर सेक्शन नंबर 220 कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड डिसाइड ऑन. नालायक हो, ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहां पे जितने पन्ने भरोगे उतने मार्क्स मिलेंगे. ये कोई 10th का एग्जाम नहीं, 12th का एग्जाम नहीं, और ना ये बीकॉम का एग्जाम है. बीकॉम के एग्जाम में क्या होता है? एक ही पॉइंट को 4-4 पॉइंट बना करके लिखते लोग. क्वेश्चन का और आंसर का मेल ही नहीं होता है कभी. यहां पे ऐसा नहीं करना है. डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर. तो डायरेक्टली मुद्दे पे आएंगे. कंपनी को डिफाइन करने की गरज नहीं, सेपरेट एंटिटी को डिफाइन करने की गरज नहीं, मैनेजर को यहां पे लेके आने की गरज नहीं है. तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे एज पर सेक्शन नंबर. याद हो रहा है तो सेक्शन नंबर लिखना. क्या लिखेंगे? एज पर सेक्शन नंबर 96. ये 96 सेक्शन नंबर आता है. एज पर सेक्शन 96 ऑफ किसका? एलएलपी का. बिकॉज सेक्शन 96 एलएलपी के अंदर भी है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर भी है. अब कौन से नंबर को रेफर कर रहे हो? कौन से एक्ट के? कंपनीज एक्ट के. तो लिखेंगे एज पर सेक्शन 96 ऑफ दी, क्या बोलो, कंपनीज एक्ट. सी और ए कैपिटल होना चाहिए. कंपनीज एक्ट ईयर लिखो. क्या? कंपनीज एक्ट 2013. द फॉलोइंग आर legal requirements for holding an annual general meeting of a company.
यहां पे कोई एब्रिविएशन का इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे कंपनी को सीओ लिख दिया, एनुअल जनरल में कोई एजीएम लिख दिया। हाँ, अगर आप आगे आगे एजीएम लिखना चाहते हो तो एक काम करिए, यहां पे ब्रैकेट में लिखिए एजीएम, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होता है, बाकी आपका समय बच जाए। इफ यू वांट टू यूज एब्रिविएशन फॉर द लॉन्ग वर्ड्स विच इज फ्रीक्वेंटली यूज इन द आंसर, यू शुड डिफाइन इट फर्स्ट। सही बात है। फिर आप लिखेंगे, चलो ये तो हो गया क्या बोलो, प्रस्तावना। अब देखो सर अंडरलाइन कब करना है, सारा क्वेश्चन लिख करके, आंसर लिख करके फिर लिखेंगे। हाँ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जब लिख रहे हो ना तब भी अंडरलाइन करने का। इधर साला 100 मार्क का पेपर कवर होने में दिक्कत है, और तुम अंडरलाइन करने के लिए और अलग से वक्त निकालोगे। जैसे एग्जाम का पेपर पहले 15 मिनट मिल जाता है, तो अंडरलाइन करने के लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट बाद में नहीं मिलते। 3 घंटे का गेम है भाई आपका। तो जब लिख रहे हो ना तभी, आप जब टेस्ट सीरीज अपीयर करोगे टॉपिक वाइज, तो उसके अंदर जब लिखोगे ना तो ऐसे ही करोगे। जब लिख रहे हो ना तभी अंडरलाइन। सेक्शन 96 पता है ना तुमको, सेक्शन पता है। अब इतना एफर्ट लिया है हमने सेक्शन याद करने के लिए, तो उसके सामने प्रस्तुत करो ना कि देख भाई देख, मैंने लिखा सेक्शन नंबर, किसी और ने नहीं लिखा है, मैंने लिखा है। लिखो सेक्शन नंबर का ऑनलाइन करो। कंपनीज एक्ट 2013 कौन से एक्ट का सेक्शन लिखा मैंने, व्हाट इज द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा अंडरलाइन करके रखेंगे। उसके बाद लिखेंगे पॉइंट वाइज मैनर में। कोई बंदा पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखेगा। कोई भी अगर टेस्ट सीरीज के अंदर अगर पैराग्राफ में आंसर लिखेगा तो उसको मैं दूंगा बाबा जी का ठुल्लू, 0। कितना लिखेंगे तो सर पॉइंट नहीं बन रहे, बनाओ, समझे। आंसर लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वॉट एवर रिक्वायरमेंट इज ऑल अबाउट। अब जैसे भी इंट्रो लिखोगे एक लाइन छोड़ोगे, सर आमची मम्मी का होत्या, एक लाइन छोड़ने का। एक पॉइंट लिखा, एक लाइन छोड़ने का। इंस्टीट्यूट को आप एग्जाम फीस भरते हो, पूरा पूरा इस्तेमाल वसूल करने का। समझे बात को। ये डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करी मैंने। अब वैसे मैं बात करूंगा किसकी, इफ आई टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसे अभी ये आ गया ना FNSSC वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसका आंसर कैसे लिखते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो इसका एक फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है, जैसे अभी ये है, तो आप पहले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रोविजन क्या है इस बारे में। मतलब पहले एग्जामिनर को यह बताना है कि मुझको पता है प्रोविजन क्या है। अब बस अभी फॉर्मेट बताता हूं, आंसर हम लोग कल लिखेंगे। प्रोविजन क्या है, फिर उसके बाद लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस कौन से केस के, ये एक क्वेश्चन में जो लिखा है ना, क्वेश्चन में यही FSSC था, ये था, मतलब उसको बताना है कि मुझको क्वेश्चन भी समझा है। उसके बाद कोई डिसाइडेड केस लॉ अगर होगी तो डिसाइडेड केस लॉ, अगर उसके ऊपर कुछ हुई है तो, नहीं है तो छोड़ दो, नहीं है तो छोड़ दो। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, कंक्लूजन। तो इस फॉर्मेट में लिखना है, चिंता मत करो, कल लिखने का काम करेंगे इसको। कल मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख के भी बताऊंगा कि लिखते कैसे आंसर, फिर आप उसको कॉपी करना। सही बात है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस प्रकार से लिखना है। तो दिस इज द वे दैट यू शुड राइट डाउन द आंसर। कल हम लोग एक क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन दिखा ना, उसका आंसर लिखने की कोशिश करते साथ में मिलके, चलेगा। बताएंगे। आज का लेक्चर क्लियर है, ओके चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।